गुड मॉर्निंग एवरीवन। स्वागत आप सभी का विजडम एजुकेशन पे। आज 5 अगस्त 2020 है। दैनिक जागरण के राष्ट्रीय संस्करण का कंप्लीट न्यूज एनालिसिस करेंगे जो यूपीएससी, स्टेट पीसीएस या किसी भी वनडे एग्जाम के प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू तीनों ही पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट होगा। तो आगे बढ़ने से पहले हमारे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर दें, पुराने हैं तो लाइक कर दें, शेयर करें। कोई क्वेश्चन पूछना है कमेंट सेक्शन खुला हुआ, क्वेश्चन पूछ सकते हैं। सबसे पहले आज का क्वेश्चन, वीडियो देखना शुरू किया है तो आज के क्वेश्चन का जवाब हमें दे दें। और ये क्वेश्चन है संघाई सहयोग संगठन को लेकर के, एससीओ को लेकर के। और एससीओ अभी चर्चा में बना हुआ है, उस पर भी हम वीडियो के आखिर में डिस्कस करेंगे। तो क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन सा देश एससीओ का सदस्य नहीं है। ऑप्शन ए है कजाकिस्तान, बी है किर्गिस्तान, सी है तुर्कमेनिस्तान, डी है तजाकिस्तान। तो इसका जवाब हमें कमेंट सेक्शन में दे दें, वीडियो को पॉज करके। आखिर में मैं इस पर डिस्कस कर दूंगा। देखो आज जो है 5 अगस्त का दिन है और 5 अगस्त, वैसे तो अगस्त महीने ही भारत के इतिहास में काफ़ी महत्वपूर्ण घटनाएं हुई। अगस्त महीने में अगस्त क्रांति आप याद करो, 1942 की जो अगस्त क्रांति है वो अगस्त महीने में ही हुई थी। भारत छोड़ो आंदोलन अगस्त महीने में ही हुआ था। ये जो 5 तारीख है, 5 अगस्त है, ये क्यों महत्वपूर्ण है? क्योंकि इसी दिन आर्टिकल 370 को एबॉलिश किया गया था। और साथ ही साथ इसी दिन, आज के दिन 5 अगस्त 2020 को अयोध्या में राम मंदिर का उद्घाटन किया जा रहा है। राम मंदिर की नींव रखी जा रही है, राम मंदिर की नींव रखी जा रही है जो प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी के द्वारा रखा जाएगा। तो काफ़ी इम्पोर्टेंट दिन है। और हमने ऑलरेडी अयोध्या के विवाद को लेकर के एक वीडियो बनाया था, स्पेशल वीडियो जाकर के देख लेना, कि अयोध्या के 500 वर्ष का विवाद और सुप्रीम कोर्ट का निर्णय। तो ये काफ़ी लंबा विवाद है, काफ़ी लंबा विवाद है। 500 वर्ष के विवाद के बाद जो है इस विवाद का समाधान किया सुप्रीम कोर्ट ने, और उसके बाद यहाँ पे मंदिर की स्थापना हो रही है। देखो कल यूपीएससी का रिजल्ट आ गया, यहाँ पे दिया हुआ यूपीएससी 2019 का रिजल्ट आ गया, फाइनल रिजल्ट। काफ़ी लोगों ने सक्सेस किया, तो जिसे सफलता मिली सबसे पहले उन्हें बधाई। और जिसे नहीं मिली आप लगे रहिए, 2020 में अच्छे से दीजिए, आप यूपीएससी निकाल सकते हैं। साथ ही साथ यूपीएससी के प्रीवियस ईयर का पेपर हमने सॉल्व किया है। चूँकि यूपीएससी अभी 4 अक्टूबर को, 4 अक्टूबर को होने वाली है। यूपीएससी का प्रीलिम्स 4 अक्टूबर 2020 को प्रस्तावित है और मोस्ट प्रोबेबली हो जाएगा। तो इसके लिए आप तैयारी कीजिए। हमारे इस यूट्यूब चैनल पे आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, जहाँ पे हमने यूपीएससी के प्रीलिम्स का प्रीवियस ईयर का पेपर सॉल्व किया है। 19 का पेपर, 18 का पेपर, 17 का और 16 का पेपर सॉल्व किया है। हम वहाँ पे 19 से लेकर के 13 तक का पेपर सॉल्व करेंगे। आज हो सके तो मैं 2015 के पेपर का सॉल्यूशन वहाँ पे डाल दूँ, राइट। देखो जो डिस्कशन के लिए हमारे पास न्यूज़ है वो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे पेज नंबर 3 पे, भारत चीन संबंधों को लेकर के। भारत और चीन के बीच में जो है 70वीं वर्षगांठ मनाई जा रही थी इस वर्ष। डिप्लोमेटिक रिलेशन को पूरे होने के 70 वर्ष पूरे हो चुके हैं। काफ़ी आयोजन किया जाना था, लेकिन जिस तरह से संबंध दोनों देश के बीच में खराब हुए हैं, उसको लेकर के सारे के सारे जितने भी कार्यक्रम होने वाले थे सबको स्थगित किया जा रहा है। तो डिटेल से हम डिस्कस करेंगे कि भारत चीन के बीच में क्या क्या संबंध है, क्या क्या पॉजिटिव संबंध है, क्या क्या नेगेटिव संबंध है, क्या क्या ऐतिहासिक संबंध है। तो इन देशों के बीच में संबंधों की शुरुआत मानी जाती है 1938 में। भारत के एक डॉक्टर थे, डॉक्टर कोटनिस। जब 1938 में द्वितीय विश्व युद्ध चल रहा था तो चीन के घायल सैनिकों को इलाज करने के लिए भारत ने डॉक्टर की एक टीम भेजी थी चीन में, जिस टीम को लीड कर रहे थे डॉक्टर कोटनिस। और ये काफ़ी इम्पोर्टेंट शख्सियत हैं, चीन में मसीहा अभी भी इसे माना जाता है। और जब भी चीन के कोई भी राष्ट्राध्यक्ष इंडिया आते हैं तो डॉक्टर कोटनिस के फैमिली से ज़रूर मिलते हैं। उसके बाद 1950 में चीन ने तिब्बत पे कब्जा कर लिया। चीन हमारा इमीडिएट पड़ोसी नहीं था, हमारी सीमा चीन के साथ नहीं लगती थी, हमारी सीमा तिब्बत के साथ लगती थी। लेकिन 1950 में चीन ने तिब्बत पे कब्जा कर लिया और उसके बाद भारत की सीमा जो है चीन के साथ लगनी शुरू हो गई, क्योंकि तिब्बत की सीमा इंडिया के साथ लगती है। 1954 में
भारत के तत्कालीन प्राइम मिनिस्टर नेहरू जी और झाओ एनलाई ने हिंदी चीनी भाई भाई का नारा दिया और इसी वर्ष पंचशील सिद्धांत समझौता साइन हुआ था, जिसमें दोनों देशों ने एक दूसरे की स्वतंत्रता के सम्मान की बात कही थी। 5 सिद्धांत था, इसलिए उसे पंचशील सिद्धांत कहा जाता है। 1959 में तिब्बत के आध्यात्मिक गुरु दलाई लामा तिब्बत छोड़ के इंडिया आ गए और भारत सरकार ने तिब्बत के आध्यात्मिक गुरु को शरण दिया। अभी भी हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला में तिब्बत के धर्मगुरु रहते हैं और साथ ही साथ तिब्बत के निर्वाचित सरकार भी इंडिया में रहते हैं। भारत के हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला में रहते हैं वो लोग। 1954 में हिंदी चीनी भाई भाई का नारा दिया और उसके महज 8 वर्ष के बाद चीन और इंडिया के बीच में युद्ध हुआ और उस युद्ध में इंडिया की पराजय हुई थी। और उसके बाद काफ़ी वर्ष के बाद 1976 में जो है फिर दोनों के बीच में डिप्लोमेटिक रिलेशन की शुरुआत हुई। 1988 में द्विपक्षीय संबंधों की शुरुआत जब 1962 में युद्ध हुआ, उसके लगभग 26 वर्ष के बाद 88 में दोनों के बीच में, भारत और चीन के बीच में संबंधों को सामान्य किया गया और साथ ही साथ द्विपक्षीय संबंध की शुरुआत की गई। इसके अलावा 2018 में भारत की तत्कालीन प्राइम मिनिस्टर के द्वारा वुहान में जाकर के अनौपचारिक वार्ता किया गया। तो आप याद रख लेना, भारत जो है रसिया के अलावा सिर्फ और सिर्फ चीन के साथ ही अनौपचारिक वार्ता करता है। तो 18 में वुहान में अनौपचारिक वार्ता हुआ भारत और चीन के राष्ट्रीय अध्यक्ष के बीच, और 19 में चेन्नई में दूसरा अनौपचारिक वार्ता हुआ भारत और चीन के राष्ट्रीय अध्यक्ष के बीच। अनौपचारिक वार्ता क्या होता है? तो अनौपचारिक वार्ता को समझने के लिए सबसे पहले आपको औपचारिक वार्ता को समझना होगा। जैसे भारत के प्राइम मिनिस्टर और चीन के प्रेसिडेंट को मिलना है मान लो, तो ये दोनों अगर मिलेंगे उससे पहले क्या होता है कि इनके सेक्रेटरी मिलते हैं, जितने भी डिप्लोमेट होते हैं वो मिलते हैं और ये लोग तय करते हैं कि किस टॉपिक पे ये दोनों नेता अगर मिलेंगे तो किस टॉपिक पे वार्ता करेंगे। तो एक ऑलरेडी ड्राफ्टिंग तैयार होता है, खाका तैयार होता है कि ये टॉपिक है, इसी टॉपिक पे बात करके जो है दोनों देश वार्ता करेंगे। तो इसे कहा जाता है औपचारिक वार्ता। लेकिन अनौपचारिक वार्ता क्या होता है कि भारत, इंडिया और मान लो चाइना के राष्ट्रीय अध्यक्ष मिलते हैं, भारत के प्राइम मिनिस्टर और चीन के राष्ट्रपति मिलते हैं और मिलने के बाद ये लोग तय करते हैं कि किस टॉपिक पे जो है दोनों देश आगे बढ़ेगा। तो जब डिप्लोमेट वार्ता की प्रारूप तैयार करते हैं तो उसे औपचारिक वार्ता कहा जाता है, और जब दोनों देश के राष्ट्रीय अध्यक्ष मिलते हैं और ये लोग तैयार करते हैं कि किस टॉपिक पे हमें आगे बढ़ना चाहिए, तो और साथ ही साथ ये लोग अपने डिप्लोमेट को निर्देश देते हैं कि ये काम कीजिए दोनों देश, तो इसे कहा जाता है अनौपचारिक वार्ता। यानी बिना किसी एजेंडा के जब वार्ता होता है तो उसे कहा जाता है अनौपचारिक वार्ता। इसके अलावा 2020 में मैंने बताया कि 70वीं वर्षगांठ मनाई जा रही थी भारत और चीन के बीच में। तो ये सब तो ऐतिहासिक संबंध हुए। अब हम चलते हैं कि क्या क्या सहयोग कर रहा है भारत और चीन, कहाँ कहाँ पे सहयोग कर रहा है। पहला तो कि दोनों देश अनौपचारिक शिखर सम्मेलन का आयोजन कर रहे हैं, जिससे वैश्विक मुद्दा, क्षेत्रीय मुद्दे को महत्व मिलता है, विचारों का आदान प्रदान होता है, और रशिया के अलावा हम सिर्फ चीन के साथ ही अनौपचारिक वार्ता करते हैं। दूसरा है कि दोनों देशों के बीच जो व्यापार $3 बिलियन का था 21वीं सदी के प्रारंभ में, 2000 के आसपास जो दोनों देशों के बीच व्यापार $3 बिलियन का था, अभी $100 बिलियन हो गया। तो काफ़ी अधिक व्यापार बढ़ा है दोनों देशों के बीच में, इसमें कोई दो राय नहीं है। साथ ही साथ भारत की 3 आईटी कंपनी, देखो आईटी में इंडिया वर्ल्ड में जाना जाता है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में इंडिया की कंपनी विश्व में जानी जाती है, चाहे वो विप्रो हो, चाहे टीसीएस हो, चाहे एचसीएल हो। तो ये जो कंपनी है, ये कंपनी 3 कंपनी चीन में आईटी तथा उच्च प्रौद्योगिकी को बढ़ावा देने में सहयोग कर रहा है। भारत की 3 कंपनी चीन में आईटी कॉरिडोर की स्थापना कर रही है, राइट।
इसके अलावा दोनों देशों के बीच संयुक्त आतंकवाद रोधी अभ्यास, सैन्य अभ्यास होता है जिसे कहा जाता है हैंड इन हैंड। वनडे एग्जाम में कई बार पूछा है, हैंड इन हैंड क्या है? भारत और चीन के बीच में संयुक्त सेनाभ्यास जो होता है जिसे हैंड इन हैंड कहा जाता है। साथ ही साथ दोनों देशों के बीच में सिस्टर सिटी का कॉन्सेप्ट है। 14 भारत की 14 इंपॉर्टेंट सिटी को चीन के 14 इंपॉर्टेंट सिटी के साथ साझा किया जा रहा है। यानी ये जो 14 इंपॉर्टेंट सिटी है, यहाँ पे जो कुछ अच्छी क्वालिटी चीन की सिटी की हैं वो यहाँ पे लाया जाएगा और यहाँ की अच्छी क्वालिटी चीन की सिटी में इनबिल्ट किया जाएगा। तो दोनों एक दूसरे के साथ सिस्टर सिटी के कॉन्सेप्ट पे चल रहे हैं। और साथ ही साथ चीन के फुजियाना प्रांत तमिलनाडु स्टेट का सिस्टर सिटी है। यानी चीन का जो फुजियाना प्रांत है वो भारत के तमिलनाडु प्रांत की सिस्टर सिटी पे बेस्ड है। दोनों में एक दूसरे का जो अच्छी क्वालिटी है उसको इनबिल्ट किया जाएगा, अपनाया जाएगा। पर्यावरण जैसे मुद्दे पे भारत और चीन सहयोग कर रहा है। आपको याद होना चाहिए कि यूएनएफसीसी कि पेरिस क्लाइमेट चेंज से अमेरिका बाहर हो गया, अमेरिका वहाँ पे सहयोग नहीं कर रहा है, जबकि भारत चीन दोनों एक दूसरे का सहयोग कर रहे हैं। पर्यावरण से लड़ने के लिए, ग्लोबल वार्मिंग से लड़ने के लिए दोनों एक दूसरे का सहयोग कर रहे हैं। साथ ही साथ हम कई देशों का, कई ग्रुप का पार्ट हैं, जिसमें हम ब्रिक्स के पार्ट हैं, एससीओ का पार्ट हैं, G20 के पार्ट हैं, RSA का पार्ट हैं। ये सारे के सारे ग्रुप में भारत चीन सहयोगी की भूमिका में है। तो अब देखो विवाद का क्या क्या पक्ष। पहला विवाद का पक्ष है कि पैगोंग तोसो मोरिरी लेक के बीच में जो विवाद हुआ है, अभी जो विवाद चल रहा है, डोकलाम गतिरोध हुआ है 2017 में, अरुणाचल प्रदेश के आपसिला क्षेत्र में विवाद है। तो बेसिकली भारत और चीन के बीच में सीमा को लेकर के विवाद। भारत और चीन के बीच में जो सीमा है उसे LOC कहा जाता है, सॉरी LAC कहा जाता है। LOC भारत और पाकिस्तान के बीच में सीमा है और LAC भारत और चीन के बीच में सीमा है। LAC यानी लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। एक्चुअली भारत और चीन के बीच में कोई सीमा है ही नहीं, राइट। सीमा कोई परिभाषित ही नहीं किया गया, तो यहाँ पे विवाद चलते रहता है। साथ ही साथ न्यूक्लियर सप्लायर ग्रुप NSG के भारत NSG का सदस्य बनने में चीन रोड़ा बना हुआ है। NSG का सदस्य चीन भारत को बनने नहीं दे रहा है, चीन अपने वीटो का इस्तेमाल कर लेता है। साथ ही साथ यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की अस्थायी सदस्यता का भी चीन विरोध करता है। चीन नहीं चाहता है कि भारत यूनाइटेड नेशन के सिक्योरिटी काउंसिल का अस्थायी मेंबर बने। वन बेल्ट वन रोड इनिशिएटिव, इसे BRI भी कहा जाता है, बॉर्डर रोड इनिशिएटिव भी कहा जाता है, वन बेल्ट वन रोड इनिशिएटिव भी कहा जाता है। हमें कोई दिक्कत नहीं है चीन के वन बेल्ट वन रोड इनिशिएटिव से। चीन बनाए, चीन सिल्क रोड बनाए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ये जो वन बेल्ट वन रोड इनिशिएटिव है चीन का, या बॉर्डर रोड इनिशिएटिव है, ये गुजरता है पाकिस्तान के साथ, जिसे CPEC कहते हैं। चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर इज अ पार्ट ऑफ वन बेल्ट वन रोड इनिशिएटिव, और ये CPEC गुजरता है जम्मू कश्मीर के, पाक ऑक्युपाइड कश्मीर से। और हमारा दावा है कि पाक ऑक्युपाइड कश्मीर भारत का अभिन्न अंग है और भारत की संप्रभुता का CPEC उल्लंघन कर रहा है, इसलिए भारत विरोध करता है CPEC का, इसलिए भारत विरोध करता है बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव का, इसलिए भारत विरोध करता है वन बेल्ट वन रोड इनिशिएटिव का। साथ ही साथ सीमा पर आतंकवाद के मुद्दे पे पाकिस्तान का बचाव करता है चीन, इसलिए हम चीन का विरोध करते हैं यहाँ पे। साथ ही साथ चीन ने हिंद प्रशांतीय क्षेत्र के लिए क्वाड का चीन विरोध करता है। तो भारत और चीन के बीच में जो विवाद है, एक विवाद क्वाड को भी है। क्वाड में 4 देश है, लगातार हमने चर्चा किया है। USA है, ऑस्ट्रेलिया है, इंडिया है और जापान है। तो चीन का कहना है कि ये जो चारों देश हैं, ये जो मिले हैं, इसका बेसिक काम है चीन का विरोध करना, जो भारत को किसी भी ऐसे संगठन का पार्ट नहीं होना चाहिए जो चीन के विरोध में बनाया गया। उसके बाद जो है दोनों के बीच में व्यापार घाटा। भारत जहां महज $18 बिलियन का सामान चीन को भेजता है, वहीं चीन हमें $75 बिलियन का सामान भेजता है।
तो लगभग 56.8 बिलियन डॉलर का व्यापार घाटा दोनों के बीच में है। तो इस तरह से जहां हम 18 बिलियन डॉलर का सामान चीन को भेजते हैं, चीन हमें 75 बिलियन डॉलर का सामान भेजता है। तो काफ़ी व्यापार घाटा चीन के साथ हमारा है, राइट। तो ये सारे के सारे विवाद के पक्ष हैं, सकारात्मक पक्ष हैं और ऐतिहासिक पक्ष हैं जिसका चर्चा हमने आपके साथ किया। क्योंकि देखो चीन डेली चर्चा में है, डेली न्यूज़ में है और डेली डिस्कस करना हमारे लिए पॉसिबल नहीं है, इसलिए जाकर के इसको अच्छे से देख लेना और हो सके तो नोट बना लेना आप। ओके, सेकेंड न्यूज़ जो हम डिस्कस करना है कि सेना में महिलाओं की अस्थायी कमीशन की प्रक्रिया शुरू। तो सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के पास सेना में अस्थायी कमीशन का प्रोसेस शुरू हुआ है। तो अस्थायी कमीशन क्या होता है, इससे पहले आपको समझना होगा कि अस्थायी कमीशन क्या होता है। अस्थायी कमीशन को SSC कहा जाता है। SSC मतलब होता है शॉर्ट सर्विस कमीशन। तो महिलाओं को परमानेंट कमीशन में भाग नहीं लेने दिया जाता था, महिलाएं अस्थायी कमीशन में भाग लेती थी। अस्थायी कमीशन यानी SSC यानी शॉर्ट सर्विस कमीशन। शॉर्ट सर्विस कमीशन में क्या होता है कि पहले आप 10 वर्ष के लिए जॉब करते हैं, सेना में जाते हैं, 10 वर्ष आप अपनी सेवा देते हैं, उसके बाद आपने रिक्वेस्ट किया तो आपको 4 वर्ष का और एक्सटेंशन मिल जाएगा, यानी 14 वर्ष आप सेना में इस तरह से सर्विस दे दिए। इसके बाद पुरुष क्या करते थे कि अस्थायी कमीशन के लिए अप्लाई कर सकते थे। अस्थायी कमीशन यानी अपनी ज़िंदगी के 60 वर्ष तक वो नौकरी करेंगे। लेकिन महिलाएं अस्थायी कमीशन के लिए पार्टिसिपेट नहीं कर सकती थी, आवेदन नहीं डाल सकती थी। और हाल फिलहाल में सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दिया कि अगर आप पुरुषों का अस्थायी कमीशन दे रहे हैं, पुरुषों को उनके उम्र के 60 वर्ष तक का जॉब दे रहे हैं, तो महिलाओं को भी जॉब दीजिए, 60 वर्ष तक का अस्थायी कमीशन दीजिए। और इसके बाद सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के बाद ये प्रोसेस शुरू हो गया। तो बेसिक कॉन्सेप्ट याद रख लेना, अस्थायी कमीशन क्या होता है, शॉर्ट सर्विस कमीशन यानी SSC क्या होता है। देखो यहाँ पे ये जो है पाक की नई करतूत जूनागढ़ को भी अपने नक्शे में दिखाया। तो यहाँ पे आपको याद रखना है जूनागढ़ के बारे में, अपने जो हिस्ट्री के पोर्शन है, हिस्ट्री का बुक है, उससे जाकर के जूनागढ़ के बारे में पढ़ लेना। इशू क्या है, इशू सुन लो। पहले मैं मैप दिखा देता हूँ आपको। तो ये पाकिस्तान का न्यू मैप है जो पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर के द्वारा रिलीज किया गया है। और यहाँ पे देखो, यहाँ पे ये जम्मू कश्मीर का जो भारत के जम्मू कश्मीर है उसको ये अपना अंग दिखाया है। साथ ही साथ ये अक्साई चीन पे खामोश, इन्होंने अक्साई चीन को अपना अंग नहीं दिखाया है जो चीन के क्षेत्र में है। चीन ने जिस पे कब्जा किया, भारत का वो क्षेत्र जिस पे चीन ने कब्जा किया है, पाकिस्तान ने उसे पाकिस्तान ने अब उसे अपने मैप का पार्ट नहीं दिखाया, राइट। साथ ही साथ एक इम्पोर्टेंट पार्ट ये है कि ये जो गुजरात का पार्ट है, ये देखो यहाँ पे है ये, तो ये जो गुजरात का जूनागढ़ है, इस जूनागढ़ को भी इन्होंने अपने मैप का पार्ट दिखाया है। इन्होंने बताया कि गुजरात का जूनागढ़ भी पाकिस्तान का क्षेत्र है। तो आपको बेसिकली याद रखना है जूनागढ़ के बारे में, जूनागढ़ के जो किस तरह से भारत में जूनागढ़ को मिलाया गया था। जब देश हमारा आज़ाद हुआ था तो 3 ऐसे राज्य थे जो भारत और पाकिस्तान दोनों से स्वतंत्र होना चाहते थे। तो एक तो जूनागढ़ है जो वर्तमान के गुजरात में है, दूसरा था जम्मू कश्मीर और तीसरा था हैदराबाद। तो तीनों का एकीकरण करने में सरदार वल्लभ भाई पटेल की काफ़ी भूमिका थी। जहाँ पे जम्मू कश्मीर के शासक ने इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन साइन कर लिया था, वो भारत का अंग होना चाहते थे, वहीं पे जूनागढ़ के शासक ने इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन साइन नहीं किया था भारत के पक्ष में, इन्होंने इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन साइन किया था पाकिस्तान के पक्ष में, राइट। जम्मू कश्मीर के शासक राजा हरि सिंह ने भारत के पक्ष में इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन साइन किया था, वहीं जूनागढ़ के शासक ने पाकिस्तान के पक्ष में इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन साइन किया। और उसके बाद भारत सरकार ने कहा कि हम प्लेबिसाइट करवाएंगे, क्योंकि लोगों का मत है कि वो इंडिया में रहना चाहता है। और उसके बाद जूनागढ़ में प्लेबिसाइट हुआ और प्लेबिसाइट के आधार पे उसे इंडिया में मिलाया गया था, राइट। इसके ठीक उल्टा हुआ जम्मू कश्मीर में। जम्मू कश्मीर के राजा ने इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन जो है भारत के पक्ष में साइन किया, वो भारत में मिलना चाहते थे। उसके बाद पाकिस्तान ने कहा नहीं, आप प्लेबिसाइट करवाइए,
भारत गया, यूनाइटेड नेशन भारत गया, और यूनाइटेड नेशन में भी कहा कि चलो प्लेबिसाइट होगा, लेकिन उससे पहले इम्पोर्टेंट था कि प्लेबिसाइट का कुछ इम्पोर्टेंट रूल बनाया गया। ये रूल बनाया गया कि पाकिस्तान की जो सेना है सबसे पहले वो पीछे हटेगी, और वो पीछे हटेगी, उसके बाद इंडिया को यूनाइटेड नेशन इन्फॉर्म करेगा, और यूनाइटेड नेशन इंडिया को इन्फॉर्म करेगा, उसके बाद इंडियन सेना भी पीछे हटेगी, और उसके बाद जाकर के प्लेबिसाइट होगा। लेकिन ना तो पाकिस्तान की सेना पीछे हटी, और ना तो कभी यूनाइटेड नेशन में इंडिया को इन्फॉर्म किया कि पाकिस्तान की सेना पीछे हट गई है, आप भी अपनी सेना को पीछे हटा लें, राइट। तो ये बेसिकली विवाद है। कभी जम्मू कश्मीर पे मुझे डिस्कस करना होगा तो मैं डिटेल से डिस्कस करूँगा कि जम्मू कश्मीर, हैदराबाद और जूनागढ़ को किस तरह से मिलाया गया था। तो कभी मैं डिटेल से डिस्कस करूँगा इसको लेकर के कि जूनागढ़, हैदराबाद और जम्मू कश्मीर का क्या बेसिकली डिस्प्यूट है और किस तरह से इसे मिलाया गया। और जल्द ही मैं वेट कर रहा हूँ लॉकडाउन खुलने का। जैसे ही लॉकडाउन खुलेगा जस्ट उसके बाद मैं बोर्ड पे क्लास लेना शुरू करूँगा, और वहाँ पे एक अच्छा इंटरेक्शन होता है। बोर्ड पे क्लास लेने का एक अलग मज़ा है, एक अच्छा इंटरेक्शन होता है, और वहाँ पे मैं आपको इस सब टॉपिक के बारे में एक एक क्लास लूँगा। तो इस न्यूज़ के अकॉर्डिंग आप जाकर के अपने बेसिक बुक से पढ़ लेना जूनागढ़, हैदराबाद और जम्मू कश्मीर के बारे में कि किस तरह से भारत में मिलाया गया था। एडिटोरियल आज कोई भी हमारे पास इंपॉर्टेंट नहीं है। एक बार इसको पढ़ सकते हो कि इकोनॉमी का सबसे बुरा दौर समाप्त हो गया, और यहाँ पे जीएसटी कलेक्शन आप देख सकते हैं कि अप्रैल में 32,000 करोड़ मिला था, मई में 62,000 करोड़ मिला, जून में 90,000 करोड़ मिला, और जुलाई में 87,000 करोड़ जीएसटी कलेक्शन भारत को प्राप्त हुआ। इसको भी एक बार देख सकते हैं आप कि निर्यात जो है पिछले वर्ष के स्तर तक पहुंच चुका है। पिछले वर्ष जुलाई में जितना निर्यात होता था, इस वर्ष जुलाई में उसके 90% के आसपास निर्यात पहुंच गया। तो एक अच्छा संकेत है कि भारत की इकोनॉमी एक बार फिर से रिवाइव हो रही है, भारत की इकोनॉमी एक बार फिर से खुल रही है। ओके, देखो, भारत आसियान वस्तु व्यापार समझौते की समीक्षा जरूरी। और ये जो समझौता हुआ था भारत आसियान के बीच में वस्तु व्यापार को लेकर के, ये 13 अगस्त 2009 को हुई थी, और इसे लागू किया गया 2010 में लागू किया था। तो इसको समझौता को जो हुआ था 2010 में, 2020 में इसे समीक्षा करने की आवश्यकता है, ये कहना है भारत के केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी जी का। तो थोड़ा सा हम डिस्कस करते हैं कि आसियान के बारे में। देखो, आसियान का पूरा नाम है एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन। आसियान का आदर्श वाक्य है वन विजन, वन आइडेंटिटी, वन कम्युनिटी। 8 अगस्त को आसियान दिवस मनाया जाता है। 8 अगस्त आने वाला है अभी। आसियान का सचिवालय है इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता में। आसियान की उत्पत्ति हुई थी 1967 में बैंकॉक घोषणा पत्र। काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये घोषणा। कई बार वनडे एग्जाम में पूछा है कि बैंकॉक घोषणा किस चीज़ से संबंधित है, तो याद रख लेना बैंकॉक घोषणा आसियान की उत्पत्ति से संबंधित है। और आसियान के जो संस्थापक देश हैं ये थे इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर और थाईलैंड। इन्होंने 1967 में बैंकॉक घोषणा को साइन करके आसियान की स्थापना की। बाद में 1984 में ब्रुनेई इसमें शामिल हुआ, वियतनाम 1995 में शामिल हुआ, लाओस और म्यांमार 1997 में शामिल हुआ, और कंबोडिया 1999 में शामिल हुआ। तो आसियान के जो टोटल 10 देश हैं उसके बारे में आपको जानकारी होना चाहिए, उसका नाम आपको याद होना चाहिए। तो बेसिक इन्फॉर्मेशन है आसियान के बारे में, इतना आपको जानकारी होना चाहिए। एक बार इसको देख सकते हैं कि राष्ट्र विरोधी गतिविधियों में लिप्त 700 सरकारी कर्मचारी या मुलाजिम होंगे सेवा मुक्त। तो जम्मू कश्मीर का जब आर्टिकल 370 एबॉलिश किया गया, तो जम्मू कश्मीर में जो लोग काम कर रहे थे, जो वहाँ पे सरकारी कर्मचारी काम कर रहे थे, वो जो राष्ट्र विरोधी गतिविधि में शामिल थे, वो जो दंगा भड़काने की कोशिश कर रहे थे,
वैसे 700 व्यक्ति की पहचान की गई है और उसे अब फाइनली फायर कर दिया जाएगा, सेवा मुक्त कर दिया जाएगा। चलो इतना ही न्यूज़ था हमारे पास। रिटर्न होते हैं क्वेश्चन पे। आज हमारे पास बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट न्यूज़ नहीं था, बेसिकली 2 इंपॉर्टेंट न्यूज़ थी, आर्टिकल 370 और राम मंदिर का डिस्प्यूट या राम मंदिर पे सुप्रीम कोर्ट का निर्णय, राइट। तो इसके बारे में ऑलरेडी हमने कई बार डिस्कस किया हुआ। तो एससीओ का सदस्य कौन सा देश नहीं है? एससीओ के टोटल 8 सदस्य हैं, जिसमें तुर्कमेनिस्तान इसका सदस्य नहीं है। तो ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही है। कौन से 8 देश हैं, नाम एक बार देख लो। कजाकिस्तान है, चीन है, किर्गिस्तान है, रूस है, तजाकिस्तान है, उज्बेकिस्तान है, भारत और पाकिस्तान है। भारत और पाकिस्तान हाल फिलहाल में शामिल हुआ। 2017 में इंडिया और पाकिस्तान इसके सदस्य बने। इससे पहले कजाकिस्तान, चीन, किर्गिस्तान, रूस, तजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, भारत और पाकिस्तान इसके सदस्य हैं, राइट। चलिए, वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।